जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, कल हम लोग जो क्लास हुई थी मौर्य वंश, हम लोगों ने मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश के जो शासक थे प्रमुख उनके बारे में पढ़ा। और आज हमारा मौर्य वंश पर सेकंड वीडियो है जिसमें हम अशोक और अशोक के बारे में जो भी प्रमुख कथन हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो अशोक की हमने जो जीवन परिचय और जो भी तथ्य थे उन पर बातचीत कर ली थी और आज हम बात करेंगे अशोक के शिलालेख और अशोक के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। शिलालेख कौन कौन से थे, उसके बाद में प्रशासन नीति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो उन सब चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, अशोक के 14 शिलालेख थे। कितने? अशोक के 14 शिलालेख थे, जिसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो उनको मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो उसमें पहला था, जो पहला शिलालेख था, उस शिलालेख में क्या था कि अशोक सबसे पहले अशोक इतना युद्ध करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को समाप्त कर दिया और धार्मिक नीति को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध को छोड़ो, लेकिन पक्षियों को भी अगर कोई व्यक्ति मारता था उस समय तो उसने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बलि जो देते थे लोग, ऐसे हवन वगैरह होता था तो उसमें बलि लगाई जाती थी, तो पशुओं की बलि पर भी उसने प्रतिबंध लगाया था। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें बताया है उसने कि पशु बलि की निंदा, यानी कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। ये अशोक ने अपने पहले शिलालेख में बताया है कि पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। उसके बाद चौथा अभिलेख है। चौथा अभिलेख में क्या है कि भैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाना। अशोक सम्राट ने भैरी घोष की जगह और धम्म घोष को अपनाया। भैरी घोष का अर्थ है युद्ध और धम्म का अर्थ है धर्म, यानी कि अशोक ने युद्ध को छोड़कर, युद्ध को अपने जीवन से साइड कर कर उसने धार्मिक स्थितियों को अपना लिया। भैरी घोष का अर्थ है युद्ध और धम्म का अर्थ है धर्म, तो युद्ध को छोड़कर धर्म को अपना लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट शिलालेख है पांचवा, तो पांचवें शिलालेख में क्या है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी प्रजा में महामात्रों की नियुक्ति की, जो कि घूम घूम कर और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सातवां और आठवां तीर्थकर। कौन सा? सातवां और आठवां जो शिलालेख है उसमें उसने क्या किया कि जो अशोक के द्वारा तीर्थ यात्राएं की गई थीं, जो अशोक के द्वारा तीर्थ यात्राएं की गई थीं, उनका वर्णन सातवें और आठवें शिलालेख में मिलता है। जैसे अशोक ने यात्रा की बोध गया की, जो पहली यात्रा की वो बोध गया की थी, और वहाँ पर उसने क्या किया कि जो तीर्थकर था, कौन सा? जो तीर्थकर था, तो तीर्थकर को उसने वहाँ से समाप्त कर दिया। और उसके बाद उसने यात्रा की, लुम्बिनी की भी यात्रा की थी। तो लुम्बिनी में जो प्रजा पर कर लगाते थे तो 1/6 कर लगता था उस समय, लेकिन उसने 1/6 से लेकर और 1/8 कर दिया, यानी कि जहाँ 6 कुंटल में और 1 कुंटल अनाज राजा के पास पहुँचता था, वहाँ उसने अब 8 कुंटल पर और 1 कुंटल अनाज लेना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो कर था उस समय का, उस कर को उसने कम कर दिया, उस कर को कम कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 11वां। देखिए, पढ़ाई करते हैं आप लोग, पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो घर वालों के साथ धोखाबाजी ना करें बिल्कुल भी, और पढ़ाई पर फोकस करें। जितना आप फोकस कर सकते हैं, जितना अपना समय पढ़ाई को दे सकते हैं, उतना समय अपना पढ़ाई पर दें, और बाकी जो गतिविधियां हैं उनको थोड़ा साइड में रखें। जो व्यक्ति अपनी सोच बदल सकता है, जो व्यक्ति अपनी सोच बदल सकता है, वो व्यक्ति दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने अपनी सोच में परिवर्तन ला दिया, अगर उसने अपनी सोच में परिवर्तन ला दिया, तो वो व्यक्ति दुनिया में परिवर्तन लाने की ताकत रखता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
कंटिन्यूस 6 महीने तक आप सब चीज़ों को साइड करके तैयारी करें, निश्चित ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं कि 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद किसी का मैसेज आ गया तुरंत उसका रिप्लाई, तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। बिल्कुल भी पढ़ाई करते हो तो एकदम आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई कीजिए और शांति से पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल उस समय फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रखिए। अगर आप अदर चीज़ों पर भी ध्यान रखते हैं तो ये आपके साथ धोखेबाजी है, ये सिर्फ आपके साथ, और ये सिर्फ आपके ही साथ खिलवाड़ है। आप ये सोच रहे हो कि घर वालों के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप धोखा कर रहे हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। आप सिर्फ अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। जो आजकल फिरते हो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। अगर 4 साल बाद तुम किसी से मिलोगे ना तो लोग तुम्हारी औकात पूछेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तो बता देना कि 4 गर्लफ्रेंड थी और 5 गर्लफ्रेंड थी मेरी। कोई नहीं पूछने वाला। सिर्फ अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप इन सब चीज़ों को साइड करो, क्योंकि 4 साल बाद कोई भी आपकी औकात देखेगा, ये नहीं पूछता कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी और कितनी बॉयफ्रेंड थी। तो इसलिए इन तितलियों का साथ छोड़ दो और अपना पढ़ाई पर फोकस रखो। जितना हो सके उतना आप अपनी पढ़ाई को दो और इनका साथ छोड़ दो। बहनों से भी कहना चाहूँगा कि जो भी बहनें आजकल पढ़ाई के लिए बाहर निकलती हैं तो वो उनको 10 बार सोचना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि आजकल जो भ्रष्टाचार है, जो नेगेटिव सोच चल रही है, उसको लेकर आज बहनों को 10वीं बार सोचना पड़ता है। उसके बाद वो किसी सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस करती हैं। घर वाले भी उनको निकालने में, भेजने में बाहर बहुत सोचते हैं, डरते हैं बहुत ज़्यादा, हर रोज़ को लेकर बहुत डरते हैं। तो प्लीज़ सब बहनों से भी निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को करें। तो आप इतना समर्थ बनो कि जब आप बाहर निकलो तो आपको 10 बार सोचना ना पड़े। आप एक बार सोचें और उस कार्य को करने के लिए निकल सकें, 10 बार ना सोचना पड़े। तो जो लड़के भी हैं और लड़कियों भी हैं, दोनों से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो जो भी है। चलिए तो देखिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 11वां शिलालेख है, 11वें शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या, जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उसकी जो व्याख्या की गई है वो किसमें है, वो 11वां जो शिलालेख है अशोक का। तो अशोक के 11वें शिलालेख में जो धम्म है उसकी व्याख्या की गई है अशोक के 11वें शिलालेख में। उसके बाद नेक्स्ट है 13वां शिलालेख। तो जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत अधिक खून खराबा हुआ था, और उसके बाद अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध नीति को छोड़कर और धर्म नीति को अपना लिया। युद्ध नीति को छोड़कर और धर्म नीति को अपना लिया। तो इसका जो वर्णन मिलता है कि कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ, 13वें शिलालेख में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 14वां शिलालेख। कौन सा है, नेक्स्ट है 14वां शिलालेख। तो 14वां शिलालेख में क्या है कि जो धार्मिक जीवन था, जो अशोक का जो धार्मिक जीवन था, तो धार्मिक जीवन बिताने की बात करता था अशोक। सबसे पहले अशोक बिल्कुल भी धार्मिक बातें नहीं करता था, वो सिर्फ युद्ध पर ही विश्वास रखता था। किस पर, वो सिर्फ युद्ध नीति को सबसे अधिक महानता देता था अशोक। लेकिन कलिंग युद्ध में उसने जो खून खराबा देखा, जो लोगों की मृत्यु देखी, जो 1 लाख लोग मारे गए थे, उसके बाद उसने युद्ध नीति को छोड़कर और धर्म नीति को अपना लिया। तो उसके बाद उसने पूरी अपनी प्रशासन में, पूरे अपने साम्राज्य में और धार्मिक चीज़ों को स्टार्ट किया। तो जो धार्मिक जीवन बिताने की बातें थीं वो आपके 14वें शिलालेख में मिलती हैं। ये रहे आपके अशोक के शिलालेख। उसके बाद अशोक के स्तंभ। तो अशोक के 7 स्तंभ थे। कितने, अशोक के 7 स्तंभ थे, जिसमें एक आपका प्रमुख है कौन सा, सारनाथ का स्तंभ। तो जो सारनाथ का स्तंभ है इसमें 4 सिंह, आपने देखा होगा जो हमारा अशोक स्तंभ है उसमें कितने सिंह हैं, 4 सिंह। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें आपको सिर्फ 3 दिखते हैं, लेकिन हैं कितने, 4। तो 4 सिंह की आकृति बनी हुई है। और उस 4 सिंह की आकृति के नीचे और भी कुछ पशु हैं, जिनमें आपके घोड़ा, हाथी और बैंक भी है।
घोड़ा, हाथी और बैंक, और उसके बाद 24 तीलियों का चक्र। 24 तीलियों का चक्र, जो अशोक का जो स्तंभ थे 7, उसमें थे सारनाथ का स्तंभ है उसमें 4 हिस्से हैं, और नीचे घोड़ा, हाथी और बैंक और 24 तीलियों का चक्र ये दर्शाए गए हैं। ये हैं आपके शिलालेख। उसके बाद स्तंभ 2 पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका मौर्य समाज। अब हम देखते हैं मौर्य समाज कि मौर्य साम्राज्य का जो समाज था वो किस तरह का था। तो देखिए, जो मौर्य समाज था तो उस समय 2 व्यक्ति थे, सबसे महत्वपूर्ण 2 व्यक्ति थे, एक तो कौटिल्य और एक मेगस्थनीज। जहाँ से हमको सबसे मजबूत साक्ष्य मिलते हैं, सबसे मजबूत स्रोत हैं जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं, वो 2 हैं आपके, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और एक दूसरा मेगस्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है वो। तो मेगस्थनीज और कौटिल्य के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं वो सर्व सत्य हैं, जो लिखी गई हैं वो सर्व सत्य हैं। तो आप देखें कि कौटिल्य के अनुसार अगर देखा जाए तो कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य को जो स्थिति के अनुसार बंटवारा किया, ताकत के अनुसार बंटवारा किया, तो उसमें पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यानी कि 4 आधारों पर कौटिल्य ने 4 आधारों पर मौर्य समाज का बंटवारा किया। और जो मेगस्थनीज ने बंटवारा किया तो मेगस्थनीज ने 7 आधारों पर बंटवारा किया। किस तरह से? यानी कि 7 स्थितियों में मौर्य समाज को बांटा, जिसमें पहला था आपका दार्शनिक, कौन सा? दार्शनिक, दूसरा था किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर और 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां था सभासद। तो 7 स्थितियों में ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया था और कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो कौटिल्य थे, कौटिल्य के द्वारा बताया गया है कि उस समय जो दास प्रथा थी वो प्रचलन में थी। यानी कि दासों को कैदी बनाकर और उनसे कार्य करवाया जाता था। तो जो दास प्रथा थी वो मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन मेगस्थनीज ने मना किया है कि उस समय दास प्रथा नहीं थी, उस समय दास प्रथा नहीं थी। स्त्रियों की दशा भी इसमें अच्छी थी, स्त्रियों की दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी। अगर आप पिछले के इतिहास के अनुसार देखें, ऐसे उत्तर वैदिक काल है, हड़प्पा सभ्यता है, अगर उसके अनुसार देखें तो स्त्रियों की दशा भी काफ़ी बेहतर थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य समाज की अर्थव्यवस्था। मौर्य समाज की अर्थव्यवस्था, तो मौर्य समाज की जो अर्थव्यवस्था थी वो सर्वाधिक निर्भर थी किस पर? आधार था जो अर्थव्यवस्था का, मौर्य समाज की अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था कृषि पर निर्भर थी। और इससे पहले अगर प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो वहाँ भी कृषि ही सर्वाधिक अर्थव्यवस्था के रूप में सामने दिखाई देती है, कृषि और दूसरा पशुपालन। तो यहाँ कृषि और उसके बाद जो प्रमुख उद्योग थे तो प्रमुख उद्योगों में वस्त्र उद्योग, यानी कि मौर्य समाज में आकर और वस्त्र उद्योग प्रचलन में आ गया। वस्त्र उद्योग क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति का एक साधन बन गया। उसके बाद उस समय जो व्यापार होता था तो आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहरी व्यापार भी होता था। बाहरी व्यापार जैसे यूनानियों के साथ व्यापार होता था और ईरानियों के साथ व्यापार होता था, तो आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार। तो व्यापार के समय जो सिक्कों का प्रचलन था तो सर्वाधिक सिक्के जो प्रचलन में थे वो कौन से थे? चांदी के सिक्के, यानी कि जो सिक्के थे वो सर्वाधिक सिक्के मौर्य साम्राज्य में चांदी के सिक्के व्यापार में सर्वाधिक मदद करते थे। यानी कि सौदा के रूप में जब उनको जो मुद्रा मिलती थी वो सर्वाधिक चांदी की प्राप्त होती थी। उसके बाद उस समय जो व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था? भरूच बंदरगाह, जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ? भरूच बंदरगाह था उस समय व्यापार के लिए। तो व्यापार की दृष्टि से अगर मौर्य साम्राज्य का जो बंदरगाह है वो बंदरगाह था कौन सा? भरूच। और भरूच जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात सबसे लंबी भारत की तटीय सीमा बनाता है। उसके बाद देखते हैं मौर्य समाज का प्रशासन। क्या? मौर्य समाज का प्रशासन। तो मौर्य समाज का जो प्रशासन है तो प्रशासन को 3 भागों में विभाजन किया गया था, जिसमें पहला था आपका राजा
और राजा के नीचे कौन था? अमात्य। राजा के नीचे अमात्य और अमात्य के नीचे तीर्थ। जैसे कि सबसे बड़ा, अगर हम वर्तमान में तुलना करते हैं, अगर वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति से अगर हम तुलना करते हैं, प्रशासन से तुलना करते हैं, तो उसमें जैसे राष्ट्रपति उस समय राजा, उसके नीचे अमात्य और इधर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के नीचे जो मंत्री होते हैं, वाणिज्य मंत्री, खेल मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, जो भी मंत्री होते हैं, उसी तरह से उधर जो तीर्थ थे तो तीर्थ होते थे, और तीर्थों के अंदर जो अधिकारी थे वो अलग अलग मंत्रियों के रूप में प्रकाशित थे, अलग अलग मंत्रियों के रूप में थे। तो इस तरह से राजा, अमात्य और तीन रूपों में, यानी कि ये 3 लोग और इनके नीचे कुछ मजबूत अधिकारी इकट्ठे होकर कहाँ तक राजा का कार्य करते थे। यानी कि जो भी राजा को सूचना मिलती थी वो अमात्य और तीर्थों से मिलती थी, लेकिन तीर्थों और अमात्यों को कौन देता था? इनके अधिकारी। इन्होंने अपने अपने कुछ अधिकारी, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, तो 3 लोग तो इस तरह का से पूरा साम्राज्य को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कई अधिकारी थे और भी जो इस तरह से उसको उस समय कंट्रोल करते थे। तो कौटिल्य ने और भी बताया है कि राजा को 2 सभाएं, उस समय राजा ने 2 सभाएं बनाई, जिसमें एक सभा थी आपकी मंत्री सभा और दूसरी थी मंत्री परिषद। मंत्री सभा और मंत्री परिषद। तो मंत्री सभा में जो संख्या थी वो 3 से लेकर 12 लोगों की। कितने? जैसे अभी हम लोग बिठा देते ना खुफिया विभाग, दूसरे देश के लिए बिठा देते हैं खुफिया विभाग, तो उस समय मंत्री परिषद थी, जिसमें जो मंत्री सभा में 3 से 12 तक लोग हो सकते थे अधिकतम, और जो मंत्री परिषद थी उसमें 12, 16 या 20 इतने लोग हो सकते थे। तो प्रशासन में जो पद थे, जो विभाग थे, जैसे इस समय जैसे वाणिज्य विभाग का अधिकारी ये हो गया, मंत्री ये हो गया, खेल मंत्री ये हो गया, कृषि मंत्री ये हो गया, कानून मंत्री ये हो गया। इस तरीके से उस समय जो राजस्व मंत्री था, कौन? उस समय का जो राजस्व मंत्री था वो कौन था? राजस्व मंत्री को हम समहर्ता के नाम से जानते थे। किसे? जो राजस्व मंत्री होता था उस समय, उसको हम समहर्ता के नाम से जानते थे। किसके नाम से? समहर्ता के नाम से। उसके बाद दूसरा पद था सीता अध्यक्ष। कौन सा? सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष को हम राजकीय भूमि का मंत्री बनाते थे। जो राजकीय भूमि का प्रमुख था वो कौन था? सीता अध्यक्ष। जो राजकीय भूमि का निरीक्षण करता था उसको हम सीता अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। जैसे अभी तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेनाओं के वर्तमान में अभी, उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। और उसी तरीक़ा से जो राजस्व विभाग का मंत्री होता था उसे हम क्या कहते थे? समहर्ता। जैसे अभी राजस्व विभाग के मंत्री को हम वित्त मंत्री कहते हैं। उसी तरीके से ये उनके भी पद बटे हुए थे। तो नेक्स्ट है आपका व्यापारिक विभाग। जो व्यापारिक विभाग था उसका जो मंत्री था उसे हम पन्याध्यक्ष कहते थे। क्या? पन्याध्यक्ष। उसके बाद राजकोष विभाग। जो राजकोष विभाग था उसे हम सन्निधाता कहते थे। उसके बाद चारागाह विभाग था, उसे हम विविधा अध्यक्ष। कौन सा? विविधा अध्यक्ष कहते थे चारागाह विभाग को। उसके बाद पासपोर्ट जो विभाग था, जो पासपोर्ट विभाग को हम कहते थे मुद्रा राक्षस। यानी कि जो पासपोर्ट विभाग का मेन व्यक्ति था उसे हम मुद्रा राक्षस के नाम से जानते थे। तो ये हैं आपके शिलालेख हो गए, स्तंभ और मौर्य समाज। उसके बाद प्रशासन, और प्रशासन में ही एक और पॉइंट है आपका, वो कौन सा है? प्रांत। तो इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को एक जगह से कंट्रोल करना या एक ही स्थिति में दर्शाना थोड़ा कठिन था, इसीलिए उसको अलग अलग उसके प्रांत बना दिए गए। तो पूरे मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत बनाए। कितने? 5 प्रांत बनाए, और 5 प्रांत के मंत्री थे अलग अलग। 5 प्रांतों के मंत्री अलग अलग थे और वो इकट्ठे होकर राजा को जानकारी देते थे। तो देखिए, जो उत्तरापत्ता, जो मौर्य समाज का जो उत्तर में क्षेत्र था, तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला प्रांत, जिसे हम उत्तरापथ के नाम से भी जानते हैं। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तो तक्षशिला इसे हम उत्तरापथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद दक्षिणापथ। दक्षिणापथ कौन सा था? स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ था आपका स्वर्णगिरी। तो एक प्रांत तक्षशिला, दूसरा प्रांत
स्वर्णगिरी, कौन सा? स्वर्णगिरी। उसके बाद तीसरा है प्रासी यानी कि पूर्वी, जो कि खुद था पाटलिपुत्र, जो खुद था पाटलिपुत्र। उसके बाद चौथा प्रांत था अवंती, अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन। तो चौथा प्रांत अवंती। और पांचवा जो प्रांत था जिसे अशोक ने जीतकर पांचवा प्रांत बनाया वो था आपका कलिंग। कौन सा? वो था आपका कलिंग। तो ये है दोस्तों आपकी आज की क्लास। तो जो मौर्य वंश था, जो मौर्य साम्राज्य था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर कल बात करेंगे। और जो भी व्यक्ति वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कैसी लगी, और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आपका जो काम है, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, और जो आपका काम है वो आप करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।